आज के मुख्य समाचार। धनतेरस में बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़। दिवाली की खरीदारी से गुलजार हुए शिमला के बाजार। संजौली में सजा पटाखों का बाजार। संजौली की समस्याओं पर शिमला नागरिक सभा की बैठक। राज्य स्तरीय बैठक में मजदूर किसान आंदोलनों को समर्थन। मनरेगा मजदूरों को देना होगा मैं भी जिंदा हूं का प्रमाण पत्र। गांव में कूड़ा उठाने के लिए 800 ई-रिक्शा खरीदेगी सरकार। कांग्रेस सरकार पर बरसे भाजपा विधायक रणधीर शर्मा। अब समाचार विस्तार से। दीपावली से पहले आने वाला धनतेरस का पर्व एक बार फिर बाजारों में रौनक लेके आया है। शनिवार को धनतेरस के शुभ अवसर पर लोग बड़ी संख्या में बाजारों में उमड़े, जहां बर्तन, सोना, चांदी और अन्य शुभ वस्तुओं की जमकर खरीदारी की गई। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है और यही वजह रही कि बाजारों में पीतल, तांबा और स्टील के बर्तनों की मांग काफी बढ़ गई। दुकानदारों के अनुसार इस पारंपरिक धातु जैसे पीतल और तांबे के बर्तनों की विशेष मांग रहती है। धनतेरस पर सोना और चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस परंपरा को निभाने के लिए लोगों ने आभूषण दुकानों का रुख किया। चांदी के सिक्कों और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों की बिक्री में खासा इजाफा देखा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू और धनिया खरीदना भी सौभाग्य लाने वाला माना जाता है। लोगों ने शुभ समय का इंतजार कर बर्तन, आभूषण, झाड़ू और पूजन सामग्री की खरीदारी की। पंडितों द्वारा बताए गए मुहूर्त के अनुसार बाजारों में शाम के समय ज्यादा भीड़ देखने को मिली। धनतेरस की इस रौनक ने दीपावली के त्योहार की शुरुआत को और भी खास बना दिया और बाजारों में रौनक और उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। वासुदेव शर्मा। शनिवार को 12:20 पर लग जाएगी। परसों उदय कालीन होगी, लेकिन सायंकाल में इसमें जो है यम के निमित्त दीपदान चलाया जाता है। जो त्रयोदशी तिथि के जो स्वामी हैं, हमारे जो 15 तिथियाँ कही गई है, तो त्रयोदशी तिथि के जो कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी थी उसके स्वामी जो है यम को कहा गया है। दीपों का पर्व दीपावली जैसे जैसे करीब आ रहा है, शिमला के बाजारों में रौनक और बढ़ती जा रही है। खासकर धनतेरस और दिवाली के लिए लोगों ने जोर शोर से खरीदारी भी शुरू कर दी है। शिमला का लोअर बाजार, लक्कड़ बाजार और मॉल रोड सहित अन्य प्रमुख बाजारों में दिन भर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। दुकानदारों ने बताया कि इस बार लोगों का रुझान पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है और ग्राहकों की भीड़ से बाजारों में त्योहारी उत्साह चरम पर है। दिवाली पर मुख्य द्वार की सजावट को शुभ माना जाता है और ऐसे को ध्यान में रखते हुए बाजारों में तोरण, रंगोली आइटम्स और झूमर जैसे सजावटी सामान सज गए हैं और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां ग्राहकों को खूब आकर्षित कर रही हैं। दीपावली अमावस्या की रात को आती है, जिसे रोशन करने के लिए दिए और लाइट जलाए जाते हैं। बाजारों में इस बार परंपरागत मिट्टी के दियों के साथ साथ रंगीन, सुगंधित और सजावटी दियों की खूब बिक्री हो रही है। दुकानों में पूजा सामग्री, खील, पताशे, खिलौने और मिठाइयों की भरपूर रेंज उपलब्ध है। लोग त्योहारी पूजन के लिए अभी से ही खरीदारी कर रहे हैं, जिससे मिठाई की दुकानों और पूजा सामग्री बेचने वालों को अच्छा व्यापार मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार लोगों में त्योहारी उत्साह अधिक है और वह पहले ही खरीदारी में जुट चुके हैं। इससे कारोबारी वर्ग के चेहरे खिले हुए हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि धनतेरस पर जोरदार बिक्री होगी और दिवाली पर कारोबार की चांदी होगी, क्योंकि दीपावली अब दूर नहीं है। ऐसे में व्यापारियों को उम्मीद है कि आगामी दिनों में बाजारों में और ज्यादा भीड़ उमड़ेगी। खरीदारों ने इस सिलसिले में शिमला के बाजारों में त्योहारी उमंग, उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक संगठित और प्रभावशाली बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों की 800 ग्राम पंचायतों में घर घर से कचरा एकत्र करने के लिए 800 ई-रिक्शा खरीदने का फैसला लिया है। इस योजना को ग्रामीण विकास विभाग लागू कर रहा है। ई-रिक्शा की खरीद प्रक्रिया की जिम्मेदारी राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम को सौंपी गई है, जो इसे
नए साल की शुरुआत तक पूरा कर लेगा। योजना के पहले चरण में हर पंचायत को एक ई-रिक्शा प्रदान किया जाएगा, जिसके माध्यम से घरों और दुकानों से गीला और सूखा कचरा अलग अलग एकत्र किया जाएगा। एकत्रित गीले कचरे को पंचायत स्तर पर बनाए गए कंपोस्टिंग यूनिट में डालकर जैविक खाद तैयार की जाएगी। इस खाद को बेचकर पंचायतों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ होगा। वहीं सूखा कचरा जैसे प्लास्टिक, कागज, धातु आदि को छांटकर रिसाइकलिंग यूनिट को भेजा जाएगा। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि कचरा प्रबंधन प्रणाली में स्थायित्व और व्यावसायिकता भी आएगी। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ई रिक्शा के उपयोग का निर्णय पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा, पेट्रोल या डीजल वाहनों के स्थान पर बैटरी चालित रिक्शों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और ग्रामीण इलाकों में वायु व ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रहेगा। यह एक हरित पहल है जो हिमाचल को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाएगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत को यह निर्णय लेने की छूट होगी कि ई रिक्शा का संचालन स्वयं सहायता समूह या स्थानीय युवाओं के माध्यम से कराया जाए। इससे गाँव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह योजना महिलाओं व युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में डोर टू डोर संग्रहण प्रणाली स्थापित कर दी जाए। यदि योजना के पहले चरण में सफलता मिलती है तो इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और रोजगार को एक साथ बढ़ावा देने का मॉडल बन सकती है। अगर यह योजना सही ढंग से लागू होती है तो अन्य राज्यों के लिए भी एक अनुकरणीय उदाहरण बन सकती है। दिवाली की रौनक के साथ ही संजौली में पटाखों का बाजार भी सज गया है, लेकिन इस बार खास बात यह है कि यहाँ ग्रीन पटाखों की बिक्री पर जोर दिया जा रहा है। पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से इस बार जो पटाखे बाजार में लाए गए हैं वे ग्रीन दिवाली के संदेश को ध्यान में रखकर चुने गए हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार बाजार में जो पटाखे उपलब्ध है वे कम धुआं और आवाज करते हैं और प्रदूषण की मात्रा भी काफी कम होती है। इन पटाखों में कम खतरनाक रसायनों का उपयोग किया गया है, जिससे पर्यावरण पर असर न्यूनतम हो। बाजार में फुलझड़िया, अनार चक्री और स्पार्कल जैसे ग्रीन पटाखे लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण से जुड़ी संस्थाओं द्वारा लगातार चलाए गए जागरूकता अभियानों का असर साफ देखा जा रहा है। लोग परंपरा निभाने के साथ साथ प्रकृति की सुरक्षा को भी महत्व दे रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ग्रीन पटाखों की मांग पहले के मुकाबले इस बार ज्यादा है और ग्राहक पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। इससे उन्हें भी संतोष है कि वे त्योहार पर व्यापार के साथ एक सकारात्मक संदेश भी दे पा रहे हैं। संजौली का यह पटाखा बाजार अब सिर्फ रोशनी और रंगों का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार दीपावली मनाने की पहल का प्रतीक बनता जा रहा है। बस जी छोटे छोटे जी, बड़े अलाउ नहीं करते यहाँ पर संजौली में ना जी। बस छोटे छोटे पटाखे के बच्चों वाले जी। इधर आगे देखकर बोले। हाँ जी, छोटे पटाखे हैं, अनार हो गए, बम फिरकियाँ वगैरह होगी जी, बस ये चलता है इधर। ये मतलब एक तरीके का वो होता है हॉट बैलून। ये आप नीचे जला के इसके नीचे एक कपूर टाइप लगता है, उसको आप फायर करोगे तो ये हवा में जाता है ऊपर, काफ़ी हाइट तक जाएगा। और ये काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है इन चीज़ों में अभी जो देख रहे हैं हम, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है इन चीज़ों से। तो अभी ये चीज़ें काफ़ी दिस इज मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन दिवाली वी कैन से। शिमला नागरिक सभा की अहम बैठक शहर के संजौली क्षेत्र में आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय लोगों और छात्रों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संजौली की जनसंख्या, नागरिक सुविधाओं की कमी और पुस्तकालयों की अव्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई। संजौली जो कि शिमला का एक छोटा लेकिन घनी आबादी वाला इलाका है, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। क्षेत्र में कॉलेज और स्कूलों के छात्र बड़ी संख्या में यहाँ रहते हैं, जिनके लिए अध्ययन हेतु उच्च स्थानों की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया कि संजौली क्षेत्र के पुस्तकालय छोटी और सीमित संसाधनों वाली है। दूर दूर से आने वाले छात्र अब अध्ययन के लिए वहां पहुंचते हैं तो बैठने की उचित व्यवस्था न होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज शिमला नागरिक सभा की एरिया कमेटी की बैठक संजौली के अंदर में हुई और इसमें यहाँ की जो कुछ समस्याएं उनको लेकर चर्चा की गई और तय किया कि आने वाले समय में संजौली की समस्याओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें
चर्चा में आया कि भी शिमला जो संजौली है, संजौली शिमला का एक अभिन्न अंग है और एक छोटा सा शहर होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सी आबादी बसती है और ज़्यादातर छात्र और जो छोटा छोटा प्राइवेट क्षेत्र के अंदर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ छात्र इस यहाँ पर रहते हैं। और जो मीटिंग के अंदर में भी चर्चा हुई है कि यहाँ पर इतना छात्र समुदाय होने के बावजूद जितना बड़ा कॉलेज यहाँ पर है उसके साथ साथ और इलाकों के कॉलेज के बच्चे भी यहाँ पर रहते हैं, तो उसके बावजूद एक पुस्तकालय यहाँ पर है, उसमें भी बैठने की नाममात्र से व्यवस्था है। और मीटिंग के अंदर में चर्चा की कि इस पुस्तकालय की जो कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और यहाँ पर वाईफाई जैसी सुविधाएं दी जाए, क्योंकि अधिकतर जो पढ़ाई है आजकल किताबों के साथ साथ नेट पे भी की जाती है। दूसरा, इस क्षेत्र के अंदर में जो चर्चा हुई है मीटिंग के अंदर में कि सुबह जब लोग अपनी नौकरी के लिए निकलते हैं या बच्चे जब स्कूल के लिए निकलते हैं तो कुत्ते, आवारा कुत्तों का जो सामना उनको करना पड़ता है, एक चैलेंज हो जाता है। अगर सिमिट्री से आपको संजौली पहुंचना है या सांगटी से आपको संजौली पहुंचना है, चिरौटी से आपको संजौली तक पहुंचना है, एक चैलेंज अपने आप में कि कुत्तों से किस तरह बचा कर आप पहुंचे। और उससे पहुंच भी जाए तो उसके बाद अपने गंतव्य के लिए, मान लो आपको यूनिवर्सिटी जाना है या आपको SJ कॉम्प्लेक्स जाना है, तो जाम की ऐसी स्थिति है कि मतलब संजौली के अंदर में जो ये जाम है इससे निजात दिलाना भी बहुत जरूरी यहाँ की जनता को है। इसके साथ साथ जो मीटिंग के अंदर में चर्चा होगी, यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की आप बात कर लो, सड़कों की बात कर लो, पानी का कोई सिस्टम नहीं है। तो इतना बड़ा एक शहर होने के बावजूद यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए जो संजौली की जनता वो त्रस्त है ना, छोटा मोटा जो व्यापारी है उसको दुकान तक लगाने नहीं दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं संजौली को इतना बड़ा उपनगर होने के बावजूद यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसको लेकर शिमला नागरिक सभा ने तय किया है कि हम जो आने वाले समय में आने वाली 29 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन जो है संजौली के अंदर में करेंगे, जिससे एक चेतावनी होगी स्थानीय प्रशासन, नगर निगम को कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं इनको सही समय रहते जो आप दुरुस्त करें, नहीं तो आने वाले समय में जो है एक बड़ा आंदोलन जो संजौली के अंदर में हम करेंगे। आज यहाँ पर एक कमेटी का भी गठन इसमें किया गया, इसमें साथी पवन को जो है संयोजक संजौली क्षेत्र का बनाया गया है और साथी अंकित दुबे को जो है इसमें संयोजक इसमें बनाया गया है। तो हम आज इस सम्मेलन जो यहाँ पर हुआ इसमें हम आप सब जो संजौली की जो जनता है उनसे भी अपील करेंगे कि आने वाली 29 तारीख को आप लोग जो है बढ़ चढ़कर ये जो संजौली के साथ जो भेदभाव हो रहा है, यहाँ के जो विकास है, इसके लिए आप सब लोग एकत्रित हों और जो 29 तारीख को शिमला नागरिक सभा का जो प्रदर्शन यहाँ पर रखा है उसमें बढ़ चढ़कर आप लोगों को भागीदारी करें। धन्यवाद। बिजली मीटर और राशन कार्डों के बाद अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत कार्यरत मजदूरों को भी यह साबित करना होगा कि वे जीवित हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश में मनरेगा से जुड़े लाखों मजदूरों को eKYC इलेक्ट्रॉनिक KYC प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य में फिलहाल 15,55,708 परिवारों के मनरेगा जॉब कार्ड बने हुए हैं, जिनमें करीब 28,59,590 मजदूर पंजीकृत हैं, जिनमें से केवल एक्टिव मजदूरों की eKYC की जाएगी, यानी वे मजदूर जो वर्तमान में मनरेगा कार्यों में भाग ले रहे हैं। eKYC के अंतर्गत मजदूरों को न केवल अपनी ताज़ा फोटोग्राफ बल्कि 2 से 3 बार पलक झपकने की वीडियो प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया आधार फेस प्रमाणीकरण के जरिए होगी, जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप पर अपलोड किया जाएगा। यह प्रक्रिया पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सेवकों के माध्यम से करवाई जाएगी। उन्हें प्रत्येक सक्रिय मजदूर की पहचान, उनका आधार प्रमाणीकरण और पलक झपकने की प्रक्रिया को रिकॉर्ड कर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे पहले यह प्रक्रिया हिमाचल के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। अब इसे पूरे प्रदेश में सभी पंचायतों में लागू किया जा रहा है। भानु प्रताप सिंह, जिला विकास अधिकारी, कांगड़ा ने बताया मनरेगा जॉब कार्ड पर अंकित सभी सक्रिय मजदूरों की eKYC प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूरा करना होगा। सरकार की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि किसी मजदूर की eKYC समय पर पूरी नहीं होती है तो उसके लिए रोजगार उपलब्ध रहेगा या नहीं। हालांकि संभावना है कि बिना eKYC के मजदूरों को मनरेगा की अगली कार्य योजनाओं में शामिल नहीं किया जाएगा। यह नई व्यवस्था सरकार के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पारदर्शिता बढ़ाने की
दिशा में एक कदम मानी जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर तकनीकी संसाधनों की कमी और डिजिटल साक्षरता की चुनौती इसे प्रभावी रूप से लागू करने में बाधा बन सकती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने आगामी 26 नवंबर 2025 और 19 जनवरी 2026 को प्रदेश भर में प्रस्तावित मजदूर किसान आंदोलनों को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। इस संबंध में पार्टी की ओर से एक राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन कालीबाड़ी हॉल शिमला में किया गया, जिसमें लगभग 200 पार्टी नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। अधिवेशन का संचालन राज्य सचिव संजय चौहान ने किया, जबकि प्रस्ताव डॉक्टर ओंकार शाद ने प्रस्तुत किया। अधिवेशन में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया कि वे इन आंदोलनों को सफल बनाने में सक्रिय भूमिकाएं निभाएं। नेताओं ने कहा कि 2020 में जबरन थोपे गए 3 कृषि कानून, 4 मजदूर विरोधी लेबर कोड और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व कर्ज माफी जैसे सवालों की अनदेखी ने यह साबित कर दिया है कि सरकार पूरी तरह पूंजीपतियों के हितों के लिए काम कर रही है। नेताओं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी किसानों की बेदखली, मुआवजा और बुनियादी अधिकारों से जुड़े सवाल अब भी अनसुलझे हैं। वहीं मजदूरों के शोषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उन्हें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायी रोजगार से वंचित रखा जा रहा है। आउटसोर्स ठेका, पार्ट टाइम ट्रेनिंग, मित्र योजना जैसी व्यवस्थाओं के तहत श्रमिकों को महज 4,000 से 12,000 तक का वेतन देकर उनका शोषण किया जा रहा है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार देश के अमीरों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए सांप्रदायिक एजेंडा चला रही है, जिससे देश के एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि देश की कुल संपत्ति का 20% केवल 5 पूंजीपतियों के पास है, जबकि 70 करोड़ लोगों के पास महज 3% संपत्ति है, जो आर्थिक असामान्यता की भयंकर तस्वीर पेश करता है। सम्मेलन में यह भी निर्णय लिया गया कि आने वाले समय में पार्टी जनता को लामबंद कर इन नीतियों के खिलाफ व्यापक संघर्ष और जन आंदोलन खड़ा करेगी। नेताओं ने कहा कि देश की मेहनतकश जनता को अब कॉर्पोरेट सरकारी गठजोड़ के खिलाफ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। CPIM ने इन आंदोलनों को न सिर्फ समर्थन देने बल्कि उन्हें प्रदेश स्तर पर भी सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस वर्ष आई प्राकृतिक आपदा को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आपदा से पूरे प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, जिनमें 1736 मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 7,000 से अधिक आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं और 8,000 पशुशालाएं ध्वस्त हो चुकी है। लगभग 300 लोगों की जान गई है और 50 लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि 2023 में प्रदेश व्यापी राहत पैकेज दिया गया था, लेकिन इस वर्ष सिर्फ मंडी जिले को राहत दी गई है, बाकी जिलों को नजरअंदाज किया गया है। भाजपा ने सभी जिलों के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आपदा के दौरान कोई नेता प्रभावितों से मिलने नहीं आया, जबकि भाजपा नेताओं और प्रधानमंत्री मोदी ने स्थल पर पहुंचकर संवेदना प्रकट की। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार इस साल आई आपदा के लिए गंभीर नहीं है। इस बार हम सब जानते हैं पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है। कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रहा है। अगर इसकी गंभीरता को देखना है तो पूरे प्रदेश में जहां 1736 मकान सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं 7,000 से ज़्यादा मकान आंशिक रूप से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और 8,500 के लगभग पशुशालाएं गिरी हैं। 300 के लगभग लोगों की जानें गई हैं, जबकि 50 के लगभग लोग जो है वो लापता है। इतने भारी नुकसान के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। 2023 में आई आपदा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने एक विशेष राहत पैकेज पूरे प्रदेश के लिए दिया था, जिसके तहत जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए 7 लाख का प्रावधान था। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 1 लाख रुपए देने की वहाँ घोषणा की गई थी और इसके अलावा पशुशाला गिरने पर 50,000 और किराए का, राशन का
गैस का, इन सब चीजों का प्रावधान उस विशेष राहत पैकेज में था। परंतु इस साल सिर्फ मंडी जिला के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई है, अन्य जिले इससे वंचित हो गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इस बार आई आपदा के लिए पूरे प्रदेश में सभी जिलों में विशेष राहत पैकेज दिया जाए और प्रभावित लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए। हमारा आरोप है कि सरकार की तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी आपदा को गंभीरता से नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, चाहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हो, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, कोई भी नेता आपदा के दौरान प्रभावितों से मिलने नहीं आया, उनसे किसी ने संवेदना प्रकट नहीं की, किसी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया। जबकि आज वो एक राजनीतिक पर्यटक के तौर पर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों का नजारा लेने आ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस बार आई आपदा को भी 2023 की तरह पूर्ण रूप से गंभीरता से लिया। हमारे सभी सांसदों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, विधायक अपने अपने क्षेत्रों में लगे रहे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगप्रकाश नड्डा जी और प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, प्रभावित लोगों से मिलकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की और प्रधानमंत्री जी ने तो 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। यही नहीं, इस घोषणा के अलावा भी 1036 करोड़ रुपए SDRF, NDRF और SDMF के तहत हिमाचल प्रदेश को आ चुके हैं। अगर हम देखेंगे, NDRF के तहत 591 करोड़ 56 लाख रुपए, SDRF के तहत 397 करोड़ 60 लाख रुपए और SDMF के तहत 49 करोड़ 70 लाख रुपए प्रदेश को आए हैं। ये 1038 करोड़ रुपए जो प्रदेश को आए हैं, अभी तक इसको भी ये सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। सड़कें जो हैं वो अभी भी बाधित है, टूटी हुई हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही। पीने के पानी की स्कीमें दुरुस्त नहीं हो पा रही। कई गांवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंचा पाई है सरकार। इसलिए सरकार जो इस आपदा को लापरवाही से ले रही है और गंभीरता इसमें बरत नहीं रही, हम उस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस सरकार ने इस आपदा के दौरान प्रभावित लोगों के लिए जो है विशेष राहत पैकेज पूरे प्रदेश में जारी नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने पर मजबूर होगी।